हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इवन आप ये सारी टर्म्स पढ़ भी चुके हो पहले। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपने 9th में पढ़ा था उससे ज़्यादा डिटेल में, बट कंसेप्ट वही है। बस थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके चीज़ों को यहाँ पर सीखना है। तो देखो, सबसे पहले टर्म है वर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया था कि यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग नहीं बताऊँगी, जस्ट आपको उतना बताऊँगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जो हमारा वर्क होता है दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। एफ डॉट डी एक्स, या मैं लिखूँ डी एस, आप किसी भी चीज़ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, वर्क को अगर मैं डी एक्स लिखूँगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूँगी, तो मेरे पास वर्क भी क्या होगा, स्मॉल। तो एफ डॉट डी एक्स। अगर मैं डब्लू को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एफ डॉट एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगी तो मेरा वर्क भी स्मॉल रहेगा, इसीलिए हमें डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, मतलब एक्स होगी, तो हमारा वर्क भी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई थिंक वीडियो इज़ नॉट क्लियर। नाउ इट्स क्लियर। तो वर्क इज एफ डॉट एक्स डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, हमारे पास फिजिक्स में दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। तो जो हमारे पास वर्क डन है वो हो जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा। और जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करती है, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी होता है और यहाँ का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बता रही हूँ कि आपको जो पिछली चीज़ें थी कि वो भी आपको रिवाइज होती चले। तो इसीलिए जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाए? क्योंकि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, डॉट प्रोडक्ट है किन की? टू वेक्टर्स की। एंड डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज गिव्स अ स्केलर रिजल्ट। तो इसीलिए जो वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने की क्या है, जो वर्क है डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वर्क डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस पे क्या रहेगा? ये इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे नहीं करेगा। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यूनिट, अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, तो यहाँ से फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर। तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को नाम दिया जाता है जूल का। ठीक है, तो हमारे जब अगर मैं एसआई की बात करूँगी तो जो एसआई यूनिट है हमारे पास वर्क की, दैट इज जूल। और जूल किसके इक्वल होगा? 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन और 1 मीटर के इक्वल। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 जूल, तो हम 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? जब 1 न्यूटन फोर्स कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर देता है तो उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? 1 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क का कंसेप्ट है। यहाँ से अगर हम इसकी निकालना चाहें डायमेंशंस तो वो भी निकाल सकते हैं।
डायमेंशंस। तो देखो ये न्यूटन है, किसकी यूनिट है? डिस्प्ले फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या आ जाएगी mL/t-2। तो ये हमारी डायमेंशंस आ जाएंगी वर्क डन की। होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स हियर। अब देखो अगर हम बात करें नेचर या टाइम कि वर्क का नेचर कैसा है, वर्क के कितने टाइप्स हैं। तो देखो वर्क 3 तरह का होता है। एक वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, सेकंड वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, थर्ड वर्क जीरो भी हो सकता है। तो जो हमारा वर्क है वो 3 तरह से काम करता है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Fx cos थीटा। ठीक है, अगर देखो फोर्स F, फोर्स X, डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो यहाँ पर ये जो वर्क है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस cos थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। और हमें पता है जो cos थीटा है इसकी वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं -1 to +1। मिनिमम वैल्यू यहाँ की -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ध्यान से समझे, बिल्कुल आसान से कंसेप्ट में हम आपको समझाऊंगी। ये देखिए, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये मेरा कॉस का ग्राफ होता है। ऐसे कॉस का ग्राफ होता है जो अपने आप को हर 360 के बाद क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब आप खुद बता सकते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब जीरो है। ठीक है, तो जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारे कॉस थीटा की वैल्यू के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री की और 270 डिग्री की, जब थीटा हमारा 90 डिग्री है और 270 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? जीरो है ना। कोस 90 भी जीरो है, कोस 270 भी जीरो है। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन जीरो है। कब है जीरो? जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। उस केस में हमारे पास वर्क डन क्या होगा? 0 डिग्री, सॉरी वर्क डन क्या होगा? जीरो। और जब हमारे पास जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, देखो 0 से 90 के बीच, 90 नहीं होना चाहिए, लेस देन, क्योंकि 90 पे तो जीरो हो गया वर्क डन। लेस देन 90 डिग्री है ना, या मैं कहूँ 270 से 360 के बीच में। तो बस आप इतना भी ध्यान रखोगे भी बहुत है। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो मेरा वर्क क्या है? पॉजिटिव। और जब हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर है 90 डिग्री से और लेस देन है 270 डिग्री से, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा, 270 से कम। तो इन सब वैल्यूज़ के लिए ये क्या है मेरे पास? थीटा की वैल्यू नेगेटिव। अगर थीटा नेगेटिव है तो मेरा वर्क डन भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स कि कब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। तो ये सब थीटा की वैल्यूज है। और थीटा क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है वर्क का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो काम करने की कैपेसिटी होती है उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन में कोई डिफरेंस नहीं होता, वही वर्क होता है। जो वर्क काम करने के लिए जो हमने अपने बॉडी की एनर्जी लगाई या किसी मशीन से लगाई, जो भी हमने काम करने की हमारी जो अक्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी की जो यूनिट और जो डायमेंशंस होती हैं सेम लाइक वर्क होती है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम एज वर्क। तो दोबारा से रिपीट करने का कोई भी तुक नहीं बनता है। जो भी हमने वर्क में पढ़ा वही यूनिट एंड डायमेंशंस हमारी क्या रहेंगी? एनर्जी की रहेंगे। देखो मेनली दो तरह की एनर्जी होती है, वैसे तो बहुत सारी एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे पास, है ना। कितनी भी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी हैं जो हम पढ़ते हैं। बट हमारे जो सिलेबस में है वो दो ही हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मेनली हमें इन दो को ही पढ़ना है। ये भी 9th से जुड़ा हुआ हमारा कंसेप्ट है, 9th में भी हम पढ़ के आए हैं। बट थोड़ा सा ये है कि इलेबोरेट करके चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो क्या बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो वर्ड है वो किससे रिलेट कर रहा है? मोशन से। काइनेटिक वर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मोशन। मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या करेगा? मूव करेगा। तो मूव से जो भी उसके पास एनर्जी आएगी, मोशन से जो भी वो एनर्जी को गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे जब हम वार्म अप करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे शरीर में गर्माहट आ जाती है ना, एक तरह की हमें एनर्जी सी फील होती है ना। तो मतलब जब भी हम मूव करते हैं, भागते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम पर जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो किसके ड्यू टू होती है ये एनर्जी? मोशन के ड्यू टू होती है, जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। देखो अभी मैंने आपको बताई ना कि वर्क की और एनर्जी की जो यूनिट्स और डायमेंशंस हैं वो सेम होती हैं। हम यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, चलो करते हैं। यहाँ से मैं इसके डायमेंशंस निकालना स्टार्ट करती हूँ। 1/2 की डायमेंशंस तो कोई होंगी नहीं, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास की m, ये स्पीड है तो इसकी LT-1 और इसका 2। तो m यहाँ पर L की पावर 2 और T की पावर -2, तो ML2 T-2। तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या आई थी डायमेंशंस वर्क की? ML2 T-2। तो देखो यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी हमारे पास डायमेंशंस क्या आई? ML2 T-2। ठीक है, अब देखो यहाँ से उसके बाद हमारे पास यही कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का। अब बात है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी,
देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेते ही हमें समझ में आता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी हाइट पर लेके जाते हैं तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, है ना। यही हम सोचते हैं ना, बट ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन and position from the surface of earth। इसमें हमने दो नाम को ऐड किया, या तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हो या उसकी पोजीशन चेंज हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, जब किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, मतलब उसकी शेप चेंज होगी, उसकी लेंथ चेंज होगी, उसका एरिया चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, ठीक है, या मतलब उसको हम कंप्रेस कर दें, एक्सटेंड कर दें, कुछ भी कर दें, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसके शेप साइज में कुछ चेंज होगा, तो उस वाली एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेते ही समझते हैं, एक्चुअल में वो कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, mgh। यूनिट्स, डायमेंशंस, कोई किसी भी टाइप की एनर्जी हो वो सेम रहेंगी। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर। अब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं आपको समझा सकती हूँ किसी स्प्रिंग का एग्जांपल लेके, है ना। अगर हम स्प्रिंग को, मान लो हमारे पास स्प्रिंग है कोई, और हम उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वो अपनी शेप को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है ना। तो जब हमने उसको कंप्रेस किया, जिस टाइम पे हम उसको कंप्रेस करेंगे उस टाइम पर उसमें एक फोर्स स्टोर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो फोर्स किस चीज़ में हेल्प करता है, उसकी शेप को रीगेन करने में, मतलब उसको उसी शेप साइज में दोबारा से लाने के लिए उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए -F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये -F क्या होता है हमारा, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हमने कंप्रेस किया, इस देखो ये मान लो स्प्रिंग है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में कंप्रेस किया, इधर लेकर के आई, तो जब मैं इधर लेके आई तो जो इसके अंदर फोर्स स्टोर हुआ वो F हुआ। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, शेप को रिगेन करना, दोबारा इसको इसी शेप में ले आके आना। तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में कर रही हूँ, पर मैं रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया। F की और X की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारे पास अपोजिट है। तो F इज इक्वल टू, अगर इक्वल लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और kx, तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू kx आ जाएगा। ये है हमारे पास, k होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या हमारे पास किस क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। तो F माइनस kx, यहाँ से अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहिए तो फोर्स है, तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, F dx। तो F की वैल्यू क्या है, ये -F dx हो जाए, क्योंकि एनर्जी होगी इस फोर्स के किस में काम करेगी, अपोजिट में, -kx dx। अगर अब हमें ये भी हमारी एनर्जी क्या होगी, स्मॉल, क्योंकि dx क्या है, स्मॉल। कंप्लीट निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो kx dx
इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगी 1/2kx²। ये हमारे पास आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जो करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है। वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है? देखो, इसमें कहा गया है जो वर्क डन है ना, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो हमारी एनर्जी का डिफरेंस होगा ना वही इक्वल होगा वर्क डन के। और बात भी यही है, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट ऐसे सीढ़ी चढ़नी है हमें, ठीक है, ये फर्स्ट सीढ़ी है। अगर मैं देखूं, सॉरी, फाइनल क्या काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, चलो काइनेटिक का कोई भी एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, या मूव करें तो काइनेटिक ही होगी हमारे पास। अब देखो डिफरेंस दोनों का, यहाँ पर मेरे पास 100 जूल एनर्जी है और यहाँ पर चढ़ने के बाद कितनी एनर्जी है 50 जूल। तो मैंने कितना काम किया, कैसे निकालेंगे, ये दिख नहीं रहा ना। तो ये 100 जूल है और वो एनर्जी है हमारे पास 50 जूल। तो अगर मैं बताऊं कि इस काम में कितनी जूल एनर्जी का यूज हुआ, तो 50 जूल का यूज हुआ ना। तो हमने इसमें से क्या किया, ये वाली माइनस कर दी। तो दो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन। बस ये बताया गया है वर्क एनर्जी थ्योरम में। अब देखो डेरिवेशन, अगर हम लेके चलें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m। तो करेंगे m से मल्टीप्लाई, mv² माइनस mu² इज इक्वल टू 2mas, ठीक है। तो अभी 2 को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu², और यहाँ पर क्या बचेगा ma को क्या लिख दें फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क डन। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू वर्क डन। देखो ये वर्क डन जो ये डेरिवेशन है हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का यूज करके भी ये वर्क डन निकाला जा सकता है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो बच्चा बिल्कुल वो नहीं सीख सकता, नहीं कर सकता, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको निकालने की। नहीं तो वैसे 11th में हमें डेरिवेटिव्स की हेल्प से भी अगर हम करें तो दैट्स द बेस्ट वे, ठीक है। तो बट आप इससे भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो वर्क है वो हमारे पास आ गया है, ये क्या है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल।